नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। बीजेपी के भीतर आज सबसे बड़ा सवाल विकास नहीं, राष्ट्रवाद का नहीं, जाति का है। क्या देश की सबसे बड़ी पार्टी आज अपने ही घर में ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई लड़ रही है? क्या सत्ता के गलियारों में अब योग्यता नहीं, जाति पहचान तय कर रही है कि कौन आगे जाएगा और कौन हाशिए पर रहेगा? क्या संगठन में एक वर्ग को मजबूत करने के लिए दूसरे वर्ग को चुपचाप कमजोर किया जा रहा है? सवाल सीधे हैं। टिकट बंटवारे में किसका पलड़ा भारी है? संगठन और सरकार में किसकी चल रही है? क्या एक खास जाति को पावर सेंटर बनाया जा रहा है और दूसरी को सिर्फ वोट बैंक बनाकर छोड़ दिया जा रहा है? और अगर ऐसा है तो क्या बीजेपी वही राजनीति नहीं कर रही है जिसका वह दशकों से विरोध करती आई है? सियासत में एक बड़ा सवाल आज फिर खड़ा है। क्या ब्राह्मण अब सिर्फ बीजेपी के लिए वोट बैंक बनकर रह गया है? क्या चुनाव आते ही सम्मान की बातें होती हैं लेकिन सत्ता बनते ही हिस्सेदारी गायब हो जाती है? क्या भाषणों में ब्राह्मण गौरव और हकीकत में ब्राह्मण हाशिए पर है? आखिर क्यों सत्ता के फैसलों में ब्राह्मण दिखता नहीं है लेकिन वोट के वक्त सबसे पहले याद आता है? सवाल ये भी है कि क्या राजनीतिक दल ब्राह्मण समाज को सिर्फ संख्या मानकर इस्तेमाल कर रहे हैं? नेतृत्व, संगठन और पावर स्ट्रक्चर में ब्राह्मण को जानबूझकर हाशिए पर रखा जा रहा है? और अगर ब्राह्मण सिर्फ वोट बैंक है तो क्या ये समाज अब सवाल पूछेगा या फिर हर चुनाव में वही पुरानी भूमिका निभाता रहेगा? आज की बहस में बड़ा मुद्दा यह भी है कि सियासत में ब्राह्मण की असली हैसियत क्या है? सम्मान या इस्तेमाल, भागीदारी या मजबूरी? और अगर राजनीति ने ब्राह्मण को सिर्फ वोट बैंक बना दिया है तो फिर इसका जवाब कब और कैसे मिलेगा? मुद्दा बड़ा है। सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी के भीतर जाति संतुलन बिगड़ चुका है? क्या अंदरूनी असंतोष अब खुली सियासी लड़ाई के रूप में आ चुका है सामने? और अगर पार्टी के भीतर ठाकुर बनाम ब्राह्मण आमने सामने हैं तो इसका असर जमीन पर वोटर, कार्यकर्ता और आने वाले चुनावों पर कितना गहरा पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी में ठाकुर बनाम ब्राह्मण, आज का मंथन इसी पर। अभी विवाद कहां से पैदा हुआ, ये बड़ा सवाल है। अभी 3 दिन पहले 40-45 ब्राह्मण विधायक, भारतीय जनता पार्टी के अपने 41 ब्राह्मण विधायक हैं, कुछ अपना दल के, ये मिला के करीब 50 के करीब ब्राह्मण विधायकों ने एक बैठक की और उसमें कुछ बहुत सारी बातें हुई। ये बैठक की तस्वीरें हैं और इसे कहा गया कुटुंब बैठक। इसके बाद से थोड़ा हल्ला मचा। मीडिया ने इस खबर को उठाया और कहा कि भाई ब्राह्मण क्यों बैठे? बहुत सारे लोगों ने अपने अपने एंगल से, कुछ पत्रकारों ने चंडू खाने की भी खूब खबरें चलाई। चंडू खाना जो पत्रकार साथी हैं वो समझते हैं कि ऐसी खबरें बाकायदे प्लान होती हैं या करवाई जाती हैं। तो इस तरह की चंडू खाने की खबरें भी तरह तरह की ऐसे आई। कुछ लोग ये खबर लेकर भी उड़े कि भाई योगी जी का सिंहासन संकट में है, ब्राह्मण नाराज है। अपने अपने एंगल से जैसा पत्रकार, जैसी जिसकी श्रद्धा, वैसी खबर सामने आई। लेकिन वास्तव में मुद्दा क्या था, अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि आखिर ये सिर्फ कुटुंब बैठक थी या फिर कुछ ये कहना चाहते थे, कोई असंतोष है, मसला क्या है? ये बातें आज तक निकल कर नहीं आई। लेकिन इसके बाद ब्राह्मणों जो विधायक हैं उनकी जो बैठक हुई, उसके बाद उसी में से एक धड़ा अलग हो गया और उसने अलग तरीके से बातें शुरू कर दी। कुल मिलाकर ये ब्राह्मणों विधायकों की बैठक उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुर्खियों में आ गई। और उसके बाद फिर ये भी सवाल उठने लगा कि पिछले दिनों छत्री कुटुंब की बैठक हुई थी, उसमें छत्री विधायक इकट्ठा हुए थे, तब कोई दिक्कत नहीं थी। अखिलेश यादव कहाँ पीछे लेते? समाजवादी पार्टी के मुखिया, उन्होंने एक्स पर और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दिया और कहा कि अगर वो करते हैं, सजाती लोग करते हैं, मुख्यमंत्री को निशाना साधा। वो कह रहे हैं अपनों की महफिल सजे तो जनाब मेहरबान और दूसरों को भेज रहे चेतावनी का फरमान। अब ये अखिलेश यादव ने क्यों कहा? आजकल शायर हो गए हैं अखिलेश यादव, शेरो शायरी खूब करते हैं पॉलिटिक्स पर। उन्होंने ये शेर लिखा, शेरो शायरी की और योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा कि भाई सजाती लोगों के लिए तो कुछ नहीं, बैठक कर रहे हैं, लेकिन अगर ब्राह्मणों ने बैठक कर ली तो आप चेतावनी दिलवा रहे हैं संगठन के जरिए। लेकिन वास्तव में क्या ये चेतावनी योगी जी के कहने पर
जो प्रदेश के नवनिर्वाचित या नवनियुक्त अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी ने दी है। खैर, पंकज चौधरी ने पहली बार बहुत दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के किसी अध्यक्ष ने, मतलब रीढ़ वाले अध्यक्ष वाला काम किया है। उन्होंने बाकायदे जो संगठन के एक नेता को करना चाहिए था, उन्होंने एक सख्त लेटर जारी कर दिया और चेतावनी दी कि दोबारा होना नहीं चाहिए इस तरह की बातें। पंकज चौधरी का जो बयान है, जो लेटर है, जो पत्र है, वो आपकी स्क्रीन पर है। पंकज चौधरी साहब ने बहुत सारी बातें कही हैं। उनमें जो प्रमुख बातें हैं वो कह रहे हैं जनप्रतिनिधि किसी तरीके से नकारात्मक राजनीति का शिकार ना बने। इस तरह की बैठकों का कोई कृत्य भाजपा के संविधान एवं आदर्शों के अनुरूप नहीं माना जाना चाहिए और भाजपा व उसके कार्यकर्ता परिवार या वर्ग विशेष को लेकर राजनीति करने में विश्वास नहीं करते। ऐसी कोई भी गतिविधि भाजपा की संवैधानिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित एक राजनीतिक दल है और भाजपा और उसके कार्यकर्ता परिवार या किसी विशेष जाति पर आधारित राजनीति में विश्वास नहीं करते। पंकज चौधरी का ये जो एक पत्र है, चेतावनी पत्र है, और इसी चेतावनी पत्र के बाद हंगामा मचा। उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी के कई नेता, पूर्व विधायक, चर्चित ब्राह्मण चेहरे वो हल्ला मचाने लगे कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है। जबकि हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक टिकट ब्राह्मणों को दिए और ब्राह्मण विधायकों की संख्या 41 है, ब्राह्मण सांसदों की संख्या 8 है। अखिलेश यादव के यहाँ 1 ब्राह्मण सांसद है। कांग्रेस पार्टी के जो 6 हैं उसमें 2 ब्राह्मण सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उत्तर प्रदेश में 33 पर सिमट गई, तब भी 8 ब्राह्मण सांसद हैं। ब्राह्मणों को खूब टिकट दिया उन्होंने। तो अखिलेश यादव उनकी पार्टी कैसे सवाल उठा सकती है इस बात का, लेकिन वो उठा रहे हैं। अब इस पूरे विवाद में जो बयान आए हैं उनको सुन लेते हैं। बैठक सद्भावनापूर्ण बैठक थी, सबोज था, उसमें सब इकट्ठा हुए। राजनीतिक लोग जब इकट्ठा होते हैं तो सामाजिक राजनीतिक चर्चा जरूर होती है और उन विषयों को लेकर के चिंता हम लोगों में ज़्यादा है कि किस प्रकार से ब्राह्मण समाज को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है राजनीतिक कारणों से, और किस प्रकार से ब्राह्मण समाज का अपमान किया जा रहा है और जो विभिन्न समुदायों को द्वारा उनके पिछड़ेपन, उनकी गरीबी, उनके राजनीतिक दुराग्रह के कारण से वो सारा आरोप ब्राह्मणों पर ऊपर लगाते हैं और ब्राह्मणों पर लगा करके पूरे समाज में एक दुर्भावना पैदा करने का काम करते हैं। इसके कारण से हम लोगों को एक चिंता का नहीं, मैसेज तो अच्छा जाना चाहिए कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का द्योतक जो ब्राह्मण है, उनके अपना 45-46 जो भी विधायक बैठे थे, उन सबकी एक ही मंशा थी, एक ही सबका विचार था कि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करें, सारे समाज को लेके आगे बढ़े ताकि हमारा प्रदेश और हमारा देश तरक्की करे। हम आज दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक स्थापित होने की, पूरी दुनिया में एक सिरमौर बनने का समय है, एक गोल्डन समय है, उसको हम न खोएं और उसकी अच्छी दिशा में आगे बढ़ें। अभी 2-3 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण समाज के विधायकों ने एक माननीय विधायक जी के आवास पर बैठक की, अपना दुख दर्द साझा किया और बैठक में चर्चा हुई कि दरोगा नहीं सुनता, सिपाही नहीं सुनता, डीएम कप्तान नहीं सुनते, क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है, सरकार द्वारा हम सारे लोग उपेक्षित किए जा रहे हैं, कोई काम नहीं सुना जा रहा है, लगातार अपमानित महसूस कर रहे हैं। सभी विधायकों के अपने अपने दर्द अपने समाज और परिवार के बीच में छलका, लेकिन यह बात सरकार को बहुत बुरी लग गई। लगातार कल से सारे चैनल, अखबार, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने हड़काया, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई, इस तरह की बैठक हुई तो ठीक नहीं होगा, टिकट कट जाएगा। आप सोचिए कि क्या लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण समाज के विधायक अपने दुख दर्द को साझा नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं कर सकते, अपनी पीड़ा और वेदना अपने परिवार में बोल नहीं सकते। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र। जबरा मार है, रोए न दे, बेचारे मार भी खा रहे हैं, बेइज्जत भी हो रहे हैं, क्षेत्र का काम भी नहीं हो रहा है, लगातार अपमानित हो रहे हैं, लेकिन अपनी बात किसी से बोल नहीं सकते। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जो आज ये ब्राह्मण विधायकों के साथ जो दशा और दुर्दशा, ऊपर से हड़काए भी जा रहे हैं, पार्टी द्वारा, सरकार द्वारा डराया धमकाया जा रहा है कि अगर दोबारा इस तरह का कृत्य किया गया तो टिकट कट जाएगा, दोबारा टिकट नहीं मिलेगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कोई जात पात, जिस समय
क्षत्रिय विधायकों ने बैठक की थी, उस समय मैंने कहा था कि बैठक जो उन लोगों ने किया अच्छा काम किया, लेकिन मैंने कहा था कि उसमें और लोग भी होते तो कोई और अच्छा होता। और ये ब्राह्मण समाज के कुछ विधायकों ने बैठक की, अच्छी संख्या रही, इसमें मैं कुछ गलत नहीं देख रहा हूं। मैं जो लोग देखते होंगे, देखिए, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो 4 क्षत्रिय मिल जाएं या 4 ब्राह्मण मिल जाएं, 50 लोग बैठ जाएं, आपस में हालचाल करें, चर्चा करें, इसमें मैं कुछ नहीं देख रहा हूं, कुछ गलत मैं नहीं देख रहा हूं। अब जान ही रहे हैं, यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। तो जातियां अपने जाति के हित के लिए जो जाति का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, अपने जाति के विषय में अगर चिंतन कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं। वो बेचारे बोल रहे हैं कि ब्राह्मण डरे हुए हैं, ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो हम नहीं समझ रहे हैं। अगर उनके दिमाग में है तो मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, उनको अपनी बात बतानी चाहिए कि भाई ये समाज में भय व्याप्त है, इसे निजात मिलनी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर का निराला कमेंट हरदम जैसे वो करते हैं, वो करेंगे भारत एक कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। खैर, उनका अपना अंदाज है। वो करें कि अगर ब्राह्मणों की कोई समस्या है, ब्राह्मण विधायकों की कोई समस्या है, मुख्यमंत्री जी से मिलें, बतावें कि उनकी कहाँ नहीं सुनवाई हो रही है, उसका हल होगा। लेकिन अगर कोई समाज, कोई जाति के जनप्रतिनिधि अगर कहीं बैठक करते हैं तो उसमें बुरा भी नहीं। ये बात ब्रजभूषण शरण भी कह रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर भी कह रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को इसमें सबसे ज़्यादा अवसर नज़र आ रहा है, जबकि मैंने इस कार्यक्रम के शुरुआत में ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अकेले 41 विधायक हैं और समाजवादी पार्टी की जो संख्या है उसमें 5 विधायक हैं। इसी तरीके से सांसदों की बात करें तो समाजवादी पार्टी का शायद एक सांसद है ब्राह्मण समाज से, और इतने मतलब दुर्गति हो जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 8 हैं, कांग्रेस पार्टी के 2 सांसद हैं। तो नुमाइंदगी के मामले में बीजेपी अभी भी काफ़ी आगे है। और अभी कल ही प्रधानमंत्री ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल के नाम से जो लोकार्पण किया है राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लखनऊ में, उसमें जो भाजपा के 3 शिखर पुरुष हैं, वो ऐसा इत्तेफाक है कि तीनों ब्राह्मण हैं। तो अब कहाँ भारतीय जनता पार्टी में कहाँ ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है? मूर्तियाँ तो उन्हीं ब्राह्मण नेताओं की लगी हैं, अगर इस एंगल से आप देखें। और जब 3 मूर्तियाँ लगी तो उसमें भी विपक्ष हल्ला मचा रहा है कि भाई ब्राह्मणों की मूर्तियाँ लगा दी, बाकी लोगों की मूर्तियाँ कहाँ हैं? क्या किसी समाज में ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक समाज के कोई महापुरुष नहीं थे, उनको भी लगाया जाना चाहिए? तो मुझे लगता है विपक्ष कन्फ्यूज़ है क्या, और जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चुनाव से पहले क्या ये रसाकसी एक बार फिर, क्योंकि हर बार ये देखा जाता है, और मीडिया के एक वर्ग जो योगी विरोधी है वो कहने लगता कि योगी जी के खिलाफ बड़ा संतोष है, योगी जी जाने वाले हैं, और दूसरा वर्ग जो है वो कहता है कि भाई बहुत गंभीर मामला चल रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, और दर्शकों की बात आप जान लीजिए साफ तौर पर कि बहुत सारी बातें आप तक हूबहू नहीं आती हैं। तो बहुत मतलब सब कुछ जो कुछ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सच नहीं है। वो सच के इर्द गिर्द हो सकता है, लेकिन वो सच बिल्कुल नहीं है। तो आप इस फेर मत रहिएगा, कोई राय मत बनाइएगा कोई समाचार माध्यम देखकर कि साहब वो बाप को बिल्कुल सही सही बातें बताई जा रही, क्योंकि हर का एंगल है। अब इसमें कोई निष्पक्ष नहीं है, ये बिल्कुल साफ बात है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मनोज पंडित, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत मनोज जी। राजकुमार पांडे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी इस कार्यक्रम में आ गए हैं। शैल शुक्ला ब्राह्मण सभा के संरक्षक हैं। प्रमोद गोस्वामी जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, 40-50 साल का अनुभव है, तमाम राजनीतिक दलों को कवर किया है। के मिश्रा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, और रजनीकांत वशिष्ठ साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सभी मेहमानों का। राजकुमार पांडे जी से ही इस चर्चा की शुरुआत हम करना चाहेंगे। पांडे जी, अगर आपने मेरी प्रस्तावना को अगर सुना होगा तो आप समझ गए होंगे कि आपके यहाँ नुमाइंदगी ब्राह्मणों की कितनी है, और आपके नेताजी अखिलेश यादव अभी थोड़े दिन पहले इस बात को लेकर हल्ला मचाए हुए थे
कि सारा कुछ अगड़ी जातियों को दिया जा रहा है। योगी जी साहब सारे जो आयोग, सारे विश्वविद्यालयों में कुलपति सब अगड़ी जातियों के, ठाकुर बामन, यही बात कहते रहे हैं। अब अचानक ये ब्राह्मण प्रेम जो है ये कैसे जाग गया? क्यों हल्ला मचा रहे हैं आप लोग? पांडे जी। जैसे मैं सबको नमस्कार करता हूं, जिस प्रकार से आपने पूरा आकलन करके एक सिनेरियो प्रोजेक्ट करके अभी दिखाया है आपने, उसी प्रकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कब कहा ये कि अगड़ी समाज, और जिस तरीके से आपने बताया कि वो इतना विरोध करते हैं अगड़े समाज का, आप यही एक्सप्लेन करना चाहते हैं? नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा है। गया था पत्रकार, मैंने आपसे सवाल पूछा है, मैं कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। मैं कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। आपके अध्यक्ष जी ने बहुत बार कहेगा तो मैं आपको बायोटे निकाल कर भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। आप भेज नहीं दीजिएगा, आप चला दीजिएगा। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी एक ऐसी मात्र पार्टी है जिसने सर्व समाज के उत्थान के लिए काम किया है, सर्व समाज को लेकर चलने का काम किया है। ये समाजवादी पार्टी कोई किसी जात धर्म की राजनीति नहीं करती। समाजवादी पार्टी पीडीए, हमारा पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये क्या है? पीडीए क्या है? ये क्या ये आरती है मंदिर में? जाति राजनीति नहीं है? क्या है पीडीए? पीडीए जाति राजनीति नहीं है पांडे जी महाराज। ये नहीं, ये जाति की राजनीति नहीं है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में जितने पीड़ित हैं, दुखित हैं, अपमानित हैं। अच्छा, अब नया फार्मूला है, पीड़ित दुखित अपमानित हो गया पीडीए। पीडीए में शुरू से आप पढ़ते जाइए, शुरू से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा है कि पीडीए में सबको जोड़ के लेकर के हम लोगों को आगे चलना है। अभी आप इस पर बोल रहे थे कि सनातन पांडे जी सांसद हैं, तो सनातन पांडे जी कैसे सांसद हैं? वो पीडीए में आते हैं, वो जितने लोग पीड़ित हैं, वीरेंद्र सिंह जी चंदौली से सांसद हैं। अगर 2 दिन और कार्यक्रम लग गया होता तो प्रधानमंत्री जी चुनाव हार जाते बनारस से। क्या स्थिति थी आपको पता है? और अभी इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आपके पत्रकार साथी ने यह कहा था कि जो 30-35 विधायकों ने बैठ के मीटिंग ली थी, उनमें से इस पैनल में आपने किसको बैठाया? आप उनसे पूछिए, भाग रहे हैं वो, क्लास लगी वो बताइए। अरे भाग रहे हैं पांडे जी, वो भाग रहे हैं। अब सारे लोगों को मैंने कहा, आपके पवन पांडे जो बयान दिए हैं उनको भी मैंने कहा था, और जो बीजेपी के दोनों जो जिनकी बात आप कर रहे हैं, दोनों को मैंने कहा। मैं एलानिया कह रहा हूं कि वो भाग रहे हैं, अब कहीं नहीं आ रहे हैं, कोई बाइट नहीं दे रहा, कोई बैठने को तैयार नहीं। तो बीजेपी के किन लोगों को आपने इस चैनल में बिठाया है जो उस मीटिंग में बैठे रहे? आए ना तब, मैं तो गया था, मैं तो न्योता लेकर गया था कि भाई आओ। अभी तक संपर्क कर रहा था कि भाई बीजेपी के साथियों आओ, आप लोग जो उस बैठक में हो। सब चुपचाप यूं कर रहे हैं, कह रहे ना संगठन का डंडा है। तो उनकी क्लास लगाई गई है, उन्हें डांटा गया है कि इस तरीके से संवैधानिक देश में आप एक आपस में बैठ के वार्तालाप भी नहीं कर सकते। ये एक, अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से ये लोग ब्राह्मण समाज के साथ कर रहे हैं। आपके चैनल पर खबर चली थी कि नहीं चली थी? भारतीय जनता पार्टी के एक हैंडीकैप कैंडिडेट को, जो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता था, उसको पुलिस ने इतना मारा वो थाने में मर गया। उसकी एसआईटी कमेटी की जांच बिठाई गई थी, 4 महीना हो गया, कौन सी कार्रवाई हुई? श्रीमान जी निकाल लीजिएगा, श्रीमान जी निकाल लीजिएगा। इसी शो में मंथन में मैंने 1 घंटे उसके परिवार के लोगों को बैठाया और 1 घंटे दौड़ाया है, खदेड़ा है एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को। आप पहली बार मेरे साथ आए हैं, इसलिए आप बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, मनोज पंडित की तरफ जाऊंगा। मनोज पंडित, आपके यहाँ ब्राह्मण विधायकों का दम घुट रहा है, राजकुमार पांडे कह रहे हैं, ये खुद भी ब्राह्मण है, मुझे लगता है गाजीपुर से आते हैं, वहाँ के नेता हैं, युवा, चुनाव भी लड़ना चाहते होंगे आगे। अनम्यूट करिए पंडित जी महाराज। देखिए दुर्गेश जी, मेरे मित्र जो है अभी चूंकि नौजवान हैं और राजनीति की दहलीज पर कदम रख रहे हैं, तो गर्माहट जरूरी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब लंबा चलना होता है तो चीजों को सब चलानी होती है। रही बात ये कि 40, 42, 46 जितने भी विधायक थे, वहां किसी के घर जाके अगर कोई व्यक्तिगत प्रोग्राम है और वहां
किसी विषय पे चर्चा होती है तो उसको इतना तूल देने की आवश्यकता नहीं। आप ये देखिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में और कहाँ पर नहीं हुआ। अभी एक बहुत बड़ी पंचायत जो है अलीगढ़ में जयबीर सिंह जी ने की और सारी चीजें। तो इसमें कोई वो नहीं है। पार्टी ने यही कहा कि भाई ठीक है, अगर कोई किसी को शिकायत है या कुछ भी है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर आए और अपनी बात रखें। और जब आपकी बात ना सुनी जाए तो ठीक है, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो रखनी है। पर मुख्यमंत्री जी के दरवाजे तो 24 घंटे विधायक और सांसदों के लिए खुले होते हैं और वो अपना पक्ष वहां रख सकते हैं और रखते भी हैं। आप देखिए, यही समाजवादी पार्टी शिवपाल जी कहते हैं कि भाई ठीक है आप आइए, सम्मान मिलेगा। जब सरकार में थे तो कितना सम्मान दे दिया इन्होंने। आप अपनी, ऐसा तो था नहीं ना कि आप सरकार में नहीं थे। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उससे पहले नेताजी मुख्यमंत्री रहे और सारी चीजें रही। तो पूरा प्रदेश जानता है कि ब्राह्मणों के साथ क्या हुआ। कोई भूलने वाली बात तो है नहीं। और पवन पांडे जी या और जो भी लोग हैं, मनोज पांडे जी और काफी लोग वहां रहे, पर उन्होंने भी, आज मनोज पांडे जी ने भी समाजवादी पार्टी छोड़ दी। तो कहीं ना कहीं ये कहना कि हमारे साथ आओ सम्मान मिलेगा, सम्मान कुछ नहीं। और रही बात ये कि ब्राह्मण तो हमेशा, ब्राह्मण ने तो दिया ही है समाज को। ब्राह्मण किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। ब्राह्मण तो एक देने वाला रहा। आप पुराना इतिहास देख लीजिए। अब कल जो 3 मूर्तियां लगाई गई तो उसमें ब्राह्मण, वो हम ब्राह्मण किसी जाति में बांध कर अगर ना देखें तो ही ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण की जो नियत और नीति है ना वो स्पष्ट है। वो एक ब्राह्मण के पास इतना सक्षम है कि वो 10 वोटों को इधर से उधर लेके जा सकता है, ये किसी और में नहीं है। आप ये देखिए, चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, वो कहा, वो कह रहे थे कि भाई बसपा ठीक वालों है ने तो नारा ही लगा दिया था, तिलक तराजू और तलवार वाला। तो आप देखिए नारा फिर बाद में उन्होंने लगा बदलना दिया। पड़ा ना दुर्गेश बाद जी। में फिर उन्होंने कहा कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी दौड़ा जाएगा, फिर ये भी नारा लगाया उन्होंने। तो इन राजनीतिक दलों की फितरत, कब कब ब्राह्मण अपना है, कब ब्राह्मण पराया है, कब ठाकुर अपना है, कब ओबीसी पराया है, ये सब कहानियां चलती रहती। मनोज जी, दुर्गेश भाई, आप जानते हैं, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बहुत करीब से देखा चीजों को। तो जरूरत के हिसाब से ब्राह्मण तो वो हो गया है कि जरूरत के हिसाब से जिसको जरूरत है उसने तारीफ करके पांव छू के और बुला लिया जी, तो पंडित जी खुश हो गए, अरे भाई हमारा सम्मान है, चले गए वहां। ठीक है, वही हाल है। तो हमारा मानना ये है कि अब चीजों को तरीके से चलाना है। अब अगर सम्मान है या चीजें हैं, या हम अपने समाज का या अपने सिस्टम का अगर भला नहीं कर पा रहे हैं, या विधायक की बात अगर थाने में नहीं सुनी जा रही है, सांसद की बात नहीं सुनी जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो है पार्टी फॉर्म पे रख के उन चीजों को रखा जाए और कहा जाए। तो इसमें कोई, मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं मनोज भाई, इसमें किसने रोका था उनको? भाई किसी का मुंडन छेदन तो था नहीं जो 40-42 विधायक इकट्ठा हो गए। तो कोई ना कोई राजनीतिक नेतार तो रहा ही होगा वहां पर। और दूसरी बात, अगर कोई पीड़ा भी है तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएं, मुख्यमंत्री से बात करें। और अगर मुख्यमंत्री जी अगर टाइम नहीं दे रहे हैं तब आए वो पब्लिक फोरम में हम लोगों के पास कि भाई 40 विधायक हैं ब्राह्मणों के और मुख्यमंत्री जी टाइम नहीं दे रहे हैं। नहीं, देखिए आप दुर्गेश जी, उन्होंने कहा पब्लिक फोरम में, करके कमरे में बैठ के उन्होंने एक बर्थडे पार्टी में अगर अपने विचार रखे हैं। आप ही 4 पत्रकार अगर इकट्ठे होंगे तो क्या अपने विचार नहीं रखेंगे या क्या बात नहीं करेंगे? ये तो चीजों को तूल पकड़ाने वाली बात है कि एक हवा दे दी गई, एक तूल पकड़ा दी गई, पकड़ा गया तो स्टैम्प तो उसमें अध्यक्ष जी ने लगा दिया आपके ना। अगर उस पर कोई चेतावनी पत्र आपके अध्यक्ष जी नहीं देते तो वो मीडिया की गॉसिप बनकर रह जाती है खबर। लेकिन पंकज चौधरी जी ने एक चेतावनी पत्र जारी करके इस पे मोहर लगा दी इस खबर पे। नहीं, अब अध्यक्ष जी को किस परिप्रेक्ष्य में लोगों ने समझाया होगा वो एक अलग बात है, पर लेकिन मेरा मानना है कि टूल पकड़ाने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी और विधायक और सब लोग संतुष्ट हैं और अपने तरीके से काम करेंगे। ठीक बात है। शैल शुक्ला ब्राह्मणों का नेतृत्व कर रहे हैं, शैल शुक्ला के पास जाएंगे, लेकिन हमारे साथी कह रहे हैं कि एक ब्रेक ले लीजिए, तो ले लीजिए भाई।
समर्थन में आज यही सवाल कि क्या बीजेपी के अंदर ठाकुर ब्राह्मण की लड़ाई चल रही है, क्योंकि इस पर को लेकर इसको लेकर तमाम बयान भी आ गए हैं और ब्राह्मण विधायकों की बैठक जो जन्मदिन पार्टी में हुई थी, ऐसा कहा जा रहा है कि वह बहुत निजी बातचीत थी, लेकिन उसको जब मीडिया में आई तो जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी साहब, उन्होंने एक चेतावनी दे डाली। इसके बाद इस खबर पर मोहर लग गई और फिर चर्चा शुरू हो गई कि क्या बीजेपी के अंदर ब्राह्मण घुट रहा है। खैर, योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में मुझे लगता है चौथी पांचवी बार इस तरीके की खबरें आई कि ब्राह्मण घुट रहा है, ब्राह्मणों की बात नहीं सुनी जा रही, जबकि नुमाइंदगी के मामले में 41 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इसके अलावा सरकार में डिप्टी सीएम ब्राह्मण हैं, राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनता है, 3 शीर्ष पुरुष भारतीय जनता पार्टी के तीनों ब्राह्मण हैं। तो सवाल क्या है, और अगर थाना चौकी नहीं सुनी जा रही है तो क्या खाली ब्राह्मण विधायकों की नहीं सुनी जा रही, बाकी लोगों की सुनी जा रही? क्या सवाल हैं, क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, इसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ ब्राह्मण सभा के नेता संरक्षक सैल शुक्ला मौजूद हैं। सैल शुक्ला, ब्राह्मणों की बीजेपी में स्थिति पर बहुत सारी सवाल लोग उठा रहे हैं, विपक्ष के लोग उठा रहे हैं, आप क्या मानते हैं? इन विधायकों की अपनी पीड़ा है इसलिए बैठे थे, इसमें कोई अनुशासनहीनता को देखते हैं आप? सैल शुक्ला दुर्गेश जी, एक चीज ये जानना चाहूंगा, अभी मैंने पवन पांडे जी का मैंने सुना और हमारे साथी पांडे जी स्टूडियो में राजकुमार जी हैं, तो क्या उस जहां पर ये बैठक चल रही थी ब्राह्मणों की, भाजपा के लोगों की, वहां पर क्या पवन पांडे जी भी मौजूद थे क्या? ठीक है, कयास चंडू खाने की खबरें चलती लेकिन हैं। कयास का मतलब वो तो या किसी विधायक ने पवन पांडे को फोन किया होगा, ब्राह्मणों के नेता हैं, किसी विधायक ने कहा होगा कि पवन भाई ये वाली स्थितियां हैं, हो सकता है भाई, कोई बात बताई हो। दूसरी बात, हमारे राजकुमार जी कह रहे हैं कि उनको डांटा गया, क्या जब डांटे जा रहे थे तब राजकुमार जी वहां मौजूद थे? एक्चुअली में समाजवादी पार्टी का क्या है कि ये खुद ही सवाल पैदा करती है और जवाब भी खुद ही इनके पास होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आज के दौर में सभी जितने भी समाज हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो या एनीवे कोई भी समाज है, वो अपने कार्यक्रम को लेके, अपने समाज के कार्यक्रमों को लेके बैठक करते रहते हैं। सभी लोग करते हैं, कौन नहीं करता है? अभी हमारे यहाँ अग्रसेन महाराज जी का कार्यक्रम चल रहा है, कुमार विश्वास की कथा हो रही है यहाँ कानपुर में, यहाँ उन लोगों ने अपनी बैठकें करी। भाई कोई कार्यक्रम आयोजित करना होगा या कुछ करना होगा, समाज के लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे। उसको आप एक दूसरे तरीके से बनाना और उसका प्रोपेगेंडा फैलाना और फिर ये कि ये ब्राह्मण हमारे साथ आ जाएगा, हम उसको बुला लेंगे, ये आपको बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपको याद होगा पुराने जमाने में गांव वगैरह में दूध को दही को बचाने के लिए बिल्ली से उसको ऊपर लटका दिया जाता था, इसको छीका बोलते थे, और फिर नीचे बिल्ली बैठ उसको ताका करती थी कि ये भी जल्दी छीका कब गिरे और कब हमको दूध और दही खाने को मिल जाए, लेकिन वो इतनी मजबूत रस्सी में होता था कि वो जल्दी गिरता ही नहीं था। तो ये सब उस तरह की बातें हो रही हैं, इनमें कहीं कोई दम नहीं है किसी प्रकार की। अच्छा, ठीक, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। राजकुमार पांडे से 20 सेकंड का हम जवाब चाहते हैं। राजकुमार पांडे बोलिए। भाई साहब ने कहा कि क्या ये बात वहां उन विधायकों में बैठे विधायकों में से किसी ने बताया? पूरे सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, सोशल मीडिया पे ही पहले चलना शुरू हुआ कि ब्राह्मण विधायकों ने बैठक ली, सोशल मीडिया पर ही न्यूज वालों की तरफ से ये चलना शुरू हुआ कि उनको प्रदेश अध्यक्ष ने फटकार लगाई। ये आप सोशल मीडिया, शुक्ला जी देखें, सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल पर सब आपको सारी जानकारी दिख जाएगी। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ ये कहा कि अगर जो विधायक अभी भारतीय जनता पार्टी में हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जब वो जनता के बीच जा रहे हैं, समाज के बीच जा रहे हैं, तो समाज उनसे ये पूछ रहा है कि किस प्रकार से ब्राह्मण समाज को दबाया और सताया जा रहा है, तो वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। विजय मिश्रा को जेल में क्यों डाला गया? राजन तिवारी जी को, विधायक को, जेल में क्यों डाला? क्राइम कर रहे होंगे राजकुमार पांडे, वो क्राइम कर रहे होंगे, क्रिमिनल हैं, इसलिए डाला होगा। तो धनंजय सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी सरकार जाने कौन बचा रहा है? जो भारतीय जनता पार्टी के पोषित माफिया हैं, उनको कौन बचा रहा है? आपको लग रहा होगा पत्रकार जी कि क्षत्रिय समाज भी इस भारतीय जनता पार्टी में खुश है, क्षत्रिय समाज भी घुट घुट के जी रहा है। हमें क्यों लगेगा? और 2027 के हमें चुनाव क्यों लगेगा में पांडे जी?
आप ये तो नेताओं को लगता है 2027 के कि चुनाव क्षत्रिय में खुश है, क्षत्रिय ब्राह्मण समाज भी खुश है, ये जो पुड़िया नेता ही लोग छोड़ा करते हैं क्षत्रिय ब्राह्मण वाली, दलित ओबीसी। प्रमोद गोस्वामी की तरफ जाएंगे। प्रमोद जी, आपका एक लंबा अनुभव है पत्रकारिता का, तमाम काल आपने देखे हैं, बहुत गंगा यमुना में बहुत सारा पानी बहते आपने देखा है। ये मुझे लगता है चौथी पांचवी बार है दूसरे कार्यकाल में योगी की ब्राह्मण नाराज है। क्या है सुर्रा, है क्या चलता है बीच बीच में, अचानक एक सुर्रा खड़ा हो जाता है, फिर उसमें डिबेट होती है। ये क्या मूल मुद्दों से भटकाने के लिए होता है या फिर कोई चल रहा मसला बीच बीच में योगी जी को चुनौती दी जाती है? देखिए, जहां तक योगी जी के चुनौती की बात है दुर्गेश जी, वो तो वैसे ही चुनौती दिल्ली से बराबर दी जा रही है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बात दूसरी है। लेकिन चुनौती तो उनको दी जा रही है। क्या दिल्ली से अमित शाह जी और मोदी जी और इनके बीच में राजनीतिक गलियारे में आप भी दुर्गेश जी इस पर डिबेट भी कर चुके हैं, कई मैं भी उसमें शामिल रहा हूं, तो हमेशा उनको हटाने की चर्चाएं होती रही हैं। वो तो अपनी जगह पर है, वो तो कोई भी गवर्नमेंट हो उसमें चलता रहता है। देखिए, महत्वपूर्ण बात एक ये है, इस डिबेट के परिप्रेक्ष्य में ही बात कहूं, अभी शैल जी ने और मनोज पांडे जी ने एक बात कही कि शैल जी ने कहा कि समाज के सभी जो जातिगत अपने अपने हैं वो समाज के कार्यक्रम में समाज के लोगों को बैठाते हैं, उनके उन्नयन में उनकी भलाई के लिए कार्यक्रम करते हैं, इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल ठीक कहा, इस बात से मैं सहमत हूं। वही मनोज पंडित जी ने ये कहा कि इसको तूल क्यों दिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है कि इसको अनावश्यक तूल नहीं दिया जाना चाहिए था, मीडिया को भी, हमें भी, आपको भी, किसी को। लेकिन ये मतलब जैसा कि दुर्गेश जी आपने भी ये बात कही, तो फिर पंकज चौधरी उसको तूल क्यों मांग रहे हैं, उसको कार्यक्रम क्यों नहीं मान रहे हैं कि समाज के कार्यक्रम के लिए कर रहे थे, आप इसके लिए आगे बढ़िए, पार्टी आपके साथ खड़ी है, पूरी मदद करेगी। तो उन्होंने क्यों चेतावनी जारी कर दी? एक बात। दूसरी बात, जो एक मानसून सत्र था उस दौरान जो है वो क्षत्रिय समाज ने कुटुंब का आयोजन किया था जी, उस पर फिर ये चेतावनी पत्र जारी क्यों नहीं हुआ? उस पर जारी होना चाहिए था। अब तब के अध्यक्ष जी ने, गोस्वामी जी, तब के अध्यक्ष जी ने नहीं जारी किया था, लेकिन अब के अध्यक्ष जी ने जारी कर दिया। सवाल अध्यक्ष आप हो जाए, कल हम हो जाए, कल शैल जी हो जाए, मनोज जी हो जाए, सवाल पार्टी नीतियों से चलती है, व्यक्ति से तो नहीं चलती है। ये तो पार्टी का नीतिगत मामला है ना कि इस ढंग के आयोजन नहीं होने चाहिए। फिर राजभर समाज करता है, उसको चेतावनी जारी करें, वो फिर अगले जनवरी में होने जा रहा है। तो इसके मतलब या तो फिर आपकी चेतावनी के बाद, या तो चेतावनी देने के बाद अगर ऐसे आयोजन अब होते हैं, चाहे वो राजभर समाज के हों, चाहे पटेल समाज के हों, चाहे चौधरी समाज के हों, और चाहे किसी समाज के हों, तो फिर उनको चेतावनी के बाद अगर करते हैं तो उनको पार्टी से निकालना चाहिए, मंत्रिमंडल से निकालना चाहिए। हम नहीं निकाल पाएंगे खाली कहने के लिए। तो ये बात मेरी गले नहीं उतरती। ये खाली ये एक मतलब जो भी ऐब है उसमें ढक्कन ढकने का काम तो हो सकता है। मतलब आप भी इस बात को मान रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ ज्यादती हो रही है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो रही कि नहीं हो रही। मैं एक पत्रकार के रूप में ये नहीं कह सकता कि जाति हो रही कि नहीं हो रही। लेकिन ये जिस ढंग की बैठक हुई है उसमें इससे पहले भी अगर आप देखें, ये खाली एक ब्राह्मण की, क्षत्रिय की कुटुंब बैठक, ब्राह्मणों की बाटी चोखिया की बैठक हटा दीजिए। इससे पहले भी विधानसभा में, इससे पहले वाले सत्र देखिए 120-25 विधायक आ गए थे और बाहर धरने पे बैठ गए थे। क्यों बैठ गए थे? ये कौन सा समाज का कार्यक्रम बना रहे थे या मतलब उनके उन्नयन का कार्यक्रम इस प्रदेश के बना रहे थे जो धरने पे आ गए थे? उसमें क्या कार्रवाई हुई और क्यों नहीं हुई? इस चेतावनी में बहुत सी चीजें। देखिए, राजनीति अब जो है वो हमें क्या सूट करता है वो बात कहते हैं। अब राजनीति के न मूल्य है, न सिद्धांत है, न कोई नियम है, न कानून है। हमको जो अच्छा लग रहा है, हमको गाजर अच्छी लग रही, बहुत अच्छी है, आपको नहीं लग रही, कह रहे खराब है। तो अब ये है,
तो अब ये बेमानी है, जो ये अब बहस बेमानी हो गई, क्योंकि मूल्यों की और सिद्धांत की और वास्तविकता पर बहस नहीं होती है। अपने दल को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो कोई भी दल हो, आप भाजपा को नहीं कहें, सपा को नहीं कहें, बसपा को नहीं कहें, कांग्रेस को नहीं कहें, ये सभी दल, मतलब अगर वो काना है उसको नहीं, काना नहीं है, कैसे नहीं, कैसे काना करे, वो तो पढ़ के सुना देगा एक ठीक कान बात से, है, ठीक बात लेकिन है, काना नहीं मानेंगे। ठीक बात है, ठीक बात। मनोज पंडित एक 20 सेकंड का रिएक्शन दीजिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई ये तो गजब स्थिति है। वो कह रहे हैं कि भाई इससे पहले कुटुंब की बैठक हुई तो क्यों नहीं भाई अध्यक्ष जी ने, तत्कालीन अध्यक्ष जी ने नोटिस नहीं दिया, क्यों नहीं दिया भाई? योगेंद्र जी, जब दूसरे अध्यक्ष थे, अब बाद में दूसरे अध्यक्ष आ गए हैं। अरे तो पार्टी नहीं बदल गई ना, भाजपा सपा नहीं हो गई ना, बसपा नहीं हो गई ना, पार्टी नीतियों से चलती है, सिद्धांतों से चलती है मनोज भाई। पंडित जी तीसरे अध्यक्ष आ जाएंगे तो फिर क्या वो उसके नियम, उस सिद्धांत मूल्यों से पार्टी चलती है, ना कि खाली अध्यक्षों के हिसाब से चल रही है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ गोस्वामी साहब। ऐसा है कि कुछ लोगों को क्या होता है, तुरंत रिएक्शन देने की बात होती है, और कुछ लोग जो है सुन के जो है बाद में रिएक्शन देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था, ज्यादा नहीं था। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम तो बच्चे हैं आपके सामने। पर मेरा मानना यह है कि जो ब्राह्मणों के साथ हो रहा है वो मतलब मैं खाली ये समाजवादी पार्टी बसपा की बात नहीं कर रहा हूं, या बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे दलों की बात कर रहा हूं। और हम सब बैठ के या परिवार में बैठ के हर व्यक्ति विचार करता है, ठीक है। राजनीति करनी है वो एक अलग मजबूरियां हो सकती हैं लोगों की, कि भाई जिस मंच पर, जिस प्लेटफॉर्म पे वो बैठा है उसे उसके हिसाब से बात करनी है। पर जो अंदर की बात है, चाहे वो राजकुमार पांडे हो, चाहे मनोज पंडित हो, चाहे पवन पांडे हो, चाहे मनोज पांडे रायबरेली वाले हो, तो वो एक अलग बात है। पर लेकिन जो टीस है वो दिल में वो लोगों के है ही। आप देखिए चुनाव से पहले क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोगों ने, ठाकुर ने मीटिंग नहीं की थी क्या? ठीक है। या अभी एक इसका मतलब जो बात जो आज हम चर्चा कर रहे हैं बिल्कुल सार्थक है। इसका मतलब सारे वो हमारी वो चर्चा के अवयव हैं वो आ गए। और भी गोस्वामी जी ने इस बात को कहा कि भाई ये चर्चा नहीं करनी चाहिए, तो हमने तब तक इंतजार किया जब तक पंकज चौधरी की मोहर नहीं लग गई इस पर, और जब मोहर लग गई तब आज चर्चा हम कर रहे हैं इस पे। देखो दुर्गेंद्र जी, कोई भी चीज है वो व्यर्थ नहीं है, बेकार नहीं है। जितने इस मंच पे, जितने आपके प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, सब बुद्धिजीवी लोग हैं, जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है सबके पास, और इस अनुभव का लाभ जो हमें सुनेंगे उनको भी मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, व्यर्थ कुछ नहीं होता, ठीक है। हर चीज का मतलब होता है, पर लेकिन किस प्लेटफॉर्म पर आप क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते हैं, ये भी एक विषय है। ठीक बात है। के मिश्रा की तरफ जाएंगे। के मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं। के मिश्रा जी, इस पूरे प्रकरण को आप किस नजरिए से देखते हैं? दुर्गेंद्र जी, ये पूरा प्रकरण सोशल मीडिया से शुरू हुआ, और लोग बताते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बहुत योग्य हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, 7 बार के सांसद हैं, विधायक हैं। पता नहीं किनके कहने पे, किनके इशारे पे वो तत्काल 24 घंटा भी नहीं बीता वो नोटिस इशू कर देते हैं। काहे नोटिस इशू कर देते हैं भाई? कौन सी पावर है? विधायकों के नेता तो योगी आदित्यनाथ है ना, विधानसभा के लीडर वो है ना, ये संगठन के लीडर है। अभी इनके यहाँ 24 जिलों में अध्यक्ष नहीं बने हैं, 4 साल 5 साल से काबिज है, मंडल इनका कमंडल नहीं है तो पूरा है। ये अपने संगठन को देखें। इतने सीनियर लीडर होकर इतनी बचकानी हरकत, ये ब्राह्मण को रोक लेंगे, क्षत्रिय को रोक लेंगे, कुशवाहा को रोक लेंगे, यादव को रोक लेंगे। ये कहीं ना कहीं भाजपा में सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। ऊपर से नीचे तक योगी आदित्यनाथ को अस्थिर करने की बात हो रही है इसमें। और अभी मैं भी थोड़ा सा पुराना हो गया हूं, मैं जान रहा हूं कौन कैसे, कहां से, किसके इशारे पर क्या काम हो रहा है। ना ये कुछ ब्राह्मण का कर सकते हैं, ना कुछ क्षत्रिय कर सकते हैं। ये वर्मा वोट को कितना लाएंगे, ये इनका पैमाना 2027 में पता चलेगा। अब की बार अखिलेश यादव ने चुन चुन के वर्मा को टिकट दिए थे, वर्मा सांसदों को, ज्यादातर सांसद वर्मा जीते हैं, 11 टिकट दिए थे जी। और वही आधार पर भाजपा इनको काट लाई है। ये कितना वोट दिलाएंगे? मैं तो अयोध्या से हूं, अयोध्या में आप पूर्व विधायक हैं, इंद्र प्रकाश तिवारी कब्बू जी हैं, गोसाईगंज के विधायक रहे हैं। इस बार अभय सिंह वहां के विधायक सपा से जीते थे, अब भाजपा में आ गए। कब्बू तिवारी ने 2 वर्मा को ब्लॉक प्रमुख बनाया, तारुण ब्लॉक का बनाया और बीकापुर ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख वर्मा बनाया। वो चाहते कोई यादव बना सकते थे, मौर्य बना सकते थे, लेकिन वो वर्मा पर विश्वास किए।
तो भाजपा वर्मा जी को लाई है, 27 में वर्मा जी क्या परिणाम देंगे तब इनका आकलन होगा। मैं तो इनको बहुत सीनियर मानता था, लेकिन इनकी बचकानी हरकत कही जाएगी। और सपा में क्या है, सपा में अगर इस चुनाव में सपा वापस नहीं आई तो सपा कई खंड में टूट जाएगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बसपा इस जमीन पर काम नहीं करना चाहते, ये केवल मुद्दे का इंतजार करते हैं। कोई मुद्दा मिल जाए, पंडित का, ठाकुर का, लाला का, बनिया का, क्या मतलब है किसी से, कभी ये साथ नहीं आएंगे। इनके कुछ लीडर बहुत अच्छे समाजवादी पार्टी, हमारे यहाँ पवन पांडे जी बहुत बोलते हैं, हर मुद्दा उठाते हैं, लेकिन सब मुद्दे में उन्हीं के पार्टी में उन्हीं का सब फेल कर देते हैं। पवन पांडे के पीछे समाजवादी पार्टी वाले ही लग जाते हैं कि बहुत बोलते हैं। तो क्या मतलब है इसका? मतलब ये लोग केवल इंतजार कर रहे हैं कि कब शिकार, अभी जो भाई साहब कह रहे थे शिकार टूटे और हमको मक्खन मलाई मिले, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। पंडित बहुत जागरूक कौम होती, डबल एम में होता है पंडित पैदाइशी, उसको हल्के में ना लें। ठीक बात है, उसका कोई रोक, उसको कोई कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक बात है। रजनीकांत वशिष्ठ जी की तरफ मैं रुक करूंगा। ठीक है, थैंक यू के मिश्रा जी। रजनीकांत जी, मिश्रा जी कह रहे हैं कि वो पैदाशी डबल एम होता है ब्राह्मण, और ये सब कहाँ चक्कर में पड़े ये लोग, दुनिया को ज्ञान दे रहा है उसी को लोग ज्ञान दे रहे हैं। रजनीकांत जी, तो थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा जी। चौथी शताब्दी में जो चाणक्य का नाम आप सब लोगों ने सुना ही होगा। हाँ, अरे जी, निश्चित तौर पे। चाणक्य अगर चाहते तो उनको राजा बनने से कोई रोक सकता था? नहीं रोक सकता। बिल्कुल। लेकिन चाणक्य ने राजा किसको बनाया? मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसको उन्होंने ग्रूम किया। तो आप क्या इशारा करना चाह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में क्या इशारा करना चाह रहे हैं कि ये चाणक्य लोग किस चंद्रगुप्त को बनाना चाह रहे हैं? मैं इशारा ये करना चाह रहा हूं, पहली बात जी, कि आजादी के बाद दलित, मुसलमान और ब्राह्मण ये तीनों कांग्रेस के साथ थे जी। कांग्रेस सत्ता में रही 89 में जी, 89 में और 77 में जी कांग्रेस के खिलाफ हुए और जनता पार्टी, और 89 में समाजवादी पार्टी सत्ता में आ गई जी। जब वो आपने एक जुमला इस्तेमाल किया कि वो क्या कहते हैं हाथी नहीं गणेश है, तो देखिए मायावती जी सत्ता पर आसीन हो गई, और वो इन सबको देखने के बाद ब्राह्मण को लगा कि ठीक है, एक मौका भारतीय जनता पार्टी को भी दिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई जी। जरा बेचैनी को समझने का प्रयास मैं कोशिश कर रहा हूं कि अब स्थिति यह है कि आप जरा मोदी जी के उस बयान को याद कीजिए जिन्होंने कहा कि 21वीं शताब्दी अब राजनीति में पिछड़ों और दलितों की है जी। तो उन्होंने इतिहास से सबक लेके ये बात कही होगी। तो ब्राह्मणों का काम राजा बनना नहीं, बल्कि वो राजा बनाते हैं जी। यहाँ एक और बात मैं कहना चाहूंगा, एक हमारे मित्र थे जो नहीं रहे, मुख्तार अनीस साहब जी, प्रमोद भाई जानते होंगे जी, वो स्वास्थ्य मंत्री रहे 89 में जी जी जी, मगर वो 91 में चुनाव हार गए। तो हम और हमारे साथी विजयकांत दीक्षित जी, पत्रकार 2-3 लोग, हम लोग सब ब्राह्मण बैठे हुए थे उनके पास में जी। तो कहने लगे मुख्तार भाई आप चुनाव कैसे हार गए? ये जो ब्राह्मण है ना जी, डैश 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 जी, उन्होंने ये मैं कहना नहीं चाहूंगा उन्होंने क्या शब्द का इस्तेमाल किया जी। बोले मेरे चुनाव क्षेत्र की मैं जब जाता था तो बीच में एक चाय का ढाबा पड़ता था, उसको ब्राह्मण देवता चलाते थे जी। और वो जगह ऐसी थी कि वहां जो भी जाता था रास्ते में वहां रुक के चाय जरूर पीता था जी। जब भी चाय पीता था तो वो ब्राह्मण देवता जो चाय के मालिक थे, तो चाय ढाबे के मालिक थे, वो ये कहते थे वो मुख्तार के बपवा बहुत अच्छे रहे। देखिए उन्होंने बात सिर्फ ये नहीं कहा कि मुख्तार कैसे थे, ये कहा मुख्तार के बपवा बहुत अच्छे रहे। कहने ये कह के जो भी आता जाए उसको कहते जाए और मैं चुनाव हार गया। हाँ, मुख्तार ठीक नहीं है। पिताजी बहुत अच्छे थे, निपटा दिया। समझने वाले हम समझ लें। तो वही स्थिति मैं भी देख रहा हूं। देखिए ये जो प्रमोद भाई ने भी जो बातें कही, राजनीति में ये संभव है। योगी आदित्यनाथ कि जिस तेजी से उनका ग्राफ बढ़ा है, हो सकता है उसको कुछ लोग केंद्रीय स्तर पर पसंद न कर रहे हो सकता है उनकी कोशिशें हो कि योगी आदित्यनाथ को किसी तरह से बांधा जाए, ब्रह्मास्त्र में बांधा जाए।
तो वो कोशिशें हो सकती हैं, जरूर हो सकती हैं। और जैसा कि पिछला लोकसभा चुनाव 24 का हुआ, उसमें भी ये बातें बहुत दबी छुपे तौर पे ही सामने आई कि योगी आदित्यनाथ जी को जो जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे लोग, उन परफॉर्म नहीं करने वाले मतलब सांसदों को टिकट ना दिया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ और उसका परिणाम उन्होंने भुगता। भारतीय जनता पार्टी ने उसका परिणाम भुगता। अब वही स्थिति मैं अब देख रहा हूं कि वैसे वैसे थोड़ा सा दुर्गेंद्र भाई, आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं, के मिश्रा जी भी और प्रमोद भाई भी। अभी रिसेंटली ये विधायकों की तो बात छोड़ दीजिए, विधायकों का कुटुंब तो छोड़ दीजिए, आप ये मतलब ठाकुर और ब्राह्मणों का, अभी ठाकुर पत्रकारों की एक बैठक लखनऊ में हुई, राजधानी खूब हो रही है। तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। चलिए, नेताओं की बात तो और है कि ठीक है, समझ में इनको आती है, समूह बनाने पड़ते हैं, लेकिन पत्रकारों के बीच में ऐसा कौन सा ये वितंडा खड़ा हो गया? ऐसी क्या बात है कि भाई अलग अलग से जो है उनमें भी जाति के खांचे बांट करके उनको पुरस्कृत किया जाए, ये सारी बातें हो। बहरहाल मुझे दुर्गेन जी इस पूरे प्रकरण में एक बात नजर आती है जी, ये जो 40-41 विधायक हैं, संभवतः ये अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। इनकी रिपोर्ट्स, इंटरनल रिपोर्ट्स बहुत अच्छी नहीं। आने वाले चुनाव में रजनीकांत जी, वो सारे ब्राह्मण ही नॉन परफॉर्मर हैं क्या? मैं ये सवाल करूंगा आपसे। सारे ब्राह्मण क्या नॉन परफॉर्मर हैं क्या? वो तो सारे ब्राह्मण हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं इंटरनल बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट की, या बीजेपी के जो जुड़े हुए संगठन है, जो तो बीजेपी क्या 27 का चुनाव इनको मतलब किनारे कर रही, फिर वही मुख्तार अनीस वाला क्या होने जा रहा है कुछ? नहीं, सवाल यह है कि ब्राह्मण यही तो अकेले 41 नहीं है, उन क्षेत्रों में और भी ब्राह्मण जो युवा हैं शायद और ज्यादा ऊर्जावान हैं। अच्छा, तो ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व बीजेपी कम करेगी, ये तो उसके लिए संभव नहीं, वो संभव हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, ब्राह्मण के पास में भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा विकल्प सामने है, कौन है? समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है। इन पार्टियों में से ब्राह्मण कहां जाना पसंद करेगा? जरा आप सोच तो लीजिए। विकल्प नहीं है आप कह रहे हैं, मतलब एक जैसे कहते हैं ना, वायबल विकल्प नहीं, एक सस्टेनेबल विकल्प नहीं ब्राह्मण के पास। हाँ, ये 40-41 लोग नाराज हो सकते हैं इनके क्षेत्रों में। अब ये कहें कि साहब वो हमारी ये डीएम नहीं सुनते, या एसएसपी नहीं सुनते, या कप्तान नहीं सुनता पुलिस, ये सारी बातें होंगी, जरूर होंगी। अच्छा, दूसरी बात ये भी जो मनोज पंडित जी ने कही कि भाई वो मतलब जैसे किसी का बर्थडे है, किसी के घर में बर्थडे है, उन्होंने अगर सभी लोगों को बुला लिया, अरे तो भाई ब्राह्मणों को भी बुलाया तो और लोगों को भी बुलाया जा सकता था। इस बात को प्रचारित क्यों किया गया केवल ब्राह्मण विधायक 41 मिले? ठीक बात है, प्रचारित क्यों हो गया? मनोज जी इसका जवाब देंगे। रजनीकांत जी ने एक छोड़ दिया, लेकिन रजनीकांत जी ने उसका जवाब नहीं दिया कि इतने सारे चाणक्य किस मौर्य का राज तिलक करने जा रहे हैं। ये सवाल अभी वो है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि किसी चाणक्य का राज तिलक करने जा रहे हैं। नहीं, कोई इतने सारे चाणक्य हैं ना, आपने कहा भाई तो ब्राह्मण चाणक्य के वंशज हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अभी कोई बहुत टिकाऊ विकल्प सामने नहीं है, उसी तरह से योगी आदित्यनाथ जी का भी भाजपा के पास में कोई टिकाऊ विकल्प नहीं है। ठीक है, योगी को हटाना आसान नहीं है। हाँ, रिस्पॉन्ड करिए मनोज जी, 10 सेकेंड, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अनम्यूट करिए मनोज जी। दुर्गेंद्र जी, देखिए, अब अभी पत्रकारों की एक मीटिंग बताया कि लखनऊ में कुछ ठाकुर पत्रकार रजनीकांत जी ने इकट्ठे हुए, तो पत्रकारों को इकट्ठा होने की क्या आवश्यकता थी? ठीक है, और ऐसा नहीं है, हम जिस मंच पर और जिस फील्ड में काम कर रहे होते हैं तो और धड़ेबंदी हर स्तर पे है। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि हर मंच पर हर व्यक्ति की दोस्ती वही होती है जिस माहौल में वो रहता है। और मेरा मानना यह है कि जहां पर फ्रिक्वेंसी मैच करती है, जहां सोच मिलती है, तो आदमी मित्रता भी वही करता है, बुलाता भी वही है। तो ऐसा नहीं है कि और लोग नहीं आए होंगे। समाजवादी पार्टी कुछ विधायक भी वहां आए थे और बीजेपी के विधायक भी थे और कुछ लोग आए रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है वहां पर लेकिन चूंकि चर्चा इस विषय पे होनी थी तो इसी को उठा दिया गया कि सिर्फ खाली ब्राह्मण। उठा नहीं दिया गया मनोज जी, ये बाकायदे उठवाया गया है कि हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उठाया नहीं गया,
पत्रकारों को किसी मतलब किसी पागल जानवर ने नहीं काटा है तो जाके किसी की चर्चा करने जाए, बाकायदे प्लान तरीके से इसको उठवाया गया है। वह खबर तो ये भी है कि साकेत मिश्रा भी वहीं थे, नृपेंद्र मिश्रा जी के बेटे भी वहीं थे, वो भी एमएलसी हैं, वो भी गए थे उसमें। तो अब ऐसा नहीं है, और अब मीडिया क्या चलाना है और कैसे उठाया है क्या है, एक बड़ी रणनीति हो सकती है। पर मेरा मानना यह है कि आगे की राजनीति को करने 2027 का चुनाव है, और उसमें क्या चीजें होनी चाहिए और क्या विषय उठाने चाहिए, ये एक पूरा तैयारी की हुई होगी, मेरे को लगता है शायद। ठीक बात है। राजकुमार पांडे, अभी रजनीकांत जी कह रहे हैं कि विकल्प नहीं ब्राह्मणों के लिए। आप तो लगता है कि वहां लगातार जुटे हुए हैं कि काम कर रहे हैं। ब्राह्मणों के पास सदैव विकल्प रहे हैं सर, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों के पास विकल्प नहीं है। जो ब्राह्मण विधायक भारतीय जनता पार्टी के बैठक किए, उसमें से जो बातें कुछ छन के आई हैं वो ये आई हैं कि ब्राह्मण समाज इस बार 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। वो अपने जनप्रतिनिधियों से जवाब मांग रहा है कि ब्राह्मणों को जो दबाया जा रहा है, जो सताया जा रहा है, उस पर आप कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं। इसका उन जनप्रतिनिधियों के पास कोई जवाब नहीं है, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए प्रॉपर वे में। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम आपस में बैठ के कुछ अपने फंडामेंटल्स राइट्स के अकॉर्डिंग अपनी बातों को रखेंगे आगे। उससे पहले ही उनको उतना टाइट कर दिया गया कि अब वो शायद आगे अपनी बात कह भी नहीं पाएंगे जब आपके चैनल पे नहीं आए। इससे साफ जाहिर है कि ब्राह्मण समाज आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय शिवपाल जी ने, हमारे महासचिव हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने यही कहा आपके चैनल पे पत्रकार साथियों से कि अगर भारतीय जनता पार्टी में उनको लग रहा है कि उनका सम्मान नहीं है तो वो आए, हम उन्हें सम्मान देंगे। ठीक बात है, ठीक बात। और सबको सम्मान समाजवादी पार्टी देती रही है। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया राजकुमार पांडे, मनोज पंडित, शैल शुक्ल, प्रमोद गोस्वामी जी और के मिश्रा, रजनीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। अब वही सवाल है कि क्या ब्राह्मणों के सामने विकल्प है, फिर इसकी गोलबंदी की जरूरत क्या पड़ी। एक वजह है, रजनीकांत जी बता रहे हैं कि नए नॉन परफॉर्मर हैं, ये सब अपने अपने घर भरने में लगे थे, और अब चूंकि समय आ रहा चुनाव का तो कुछ ना कुछ कहानी बनेगी। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार पांडे कह रहे थे कि भाई ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं अपने मतदाताओं को, इसलिए फिर इन्होंने एक सुगुफा बनाया कि साहब हम तो बिल्कुल गोलबंद हो गए और संगठन ने डंडा चला दिया, तो जवाब भर का काम इन्होंने कर लिया। लेकिन पंकज चौधरी ने जिस तरीके से पेस टाइट किए हैं, ये बात तो बड़ी महत्वपूर्ण है कि वो कैसी अध्यक्षी करेंगे, इसकी बातगी उन्होंने दिखा दी है। नमस्कार।